हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। जैसे कि मैंने आपको चमोली ज़िले की डिटेल पढ़ाई है पहले वाली 2 वीडियोस में। मैं आपको चमोली ज़िले के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे चुकी हूँ। आज जो रह गया था इसमें थोड़ा सा टॉपिक, वो है आपका रूपकुंड, फूलों की घाटी और 1-2 और प्रमुख पर्यटक स्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रूपकुंड से। देखिए, रूपकुंड के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपके लिए तैयार करवाई है। तो जो रूपकुंड है यह चमोली के विकास खंड देवाल, अगर इसको पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका रूपकुंड, तो आपको पता होना चाहिए कि चमोली के, और विकास खंड के बारे में पूछे तो देवाल, ठीक है। और देवाल से भी यह 25 किलोमीटर, तथा अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो समुद्र तल से यह 4780 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूली पर्वत की तलहटी में स्थित है। देखिए, है तो ये एक पॉइंट, लेकिन यहाँ से आपको ना 2-3 प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। कैसे? देखिए, पहला प्रश्न अगर कभी भी पूछा गया कि रूपकुंड कौन से जिले में स्थित है, तो आपको पता है कि चमोली जिले में स्थित है। अब अगर पूछा गया कि चमोली के किस विकास खंड के अंतर्गत रूपकुंड आता है, तो आपको ज्ञात है कि देवाल में, देवाल से ही थोड़ा सा दूर क्या है, रूपकुंड स्थित है। अब देखिए, अगर समुद्र तल से रूपकुंड की ऊंचाई पूछता है आयोग कभी भी आपसे, तो वो आप देख सकते हैं कि 4780 मीटर ऊंचाई पर है। और अगर पूछा जाता है कि रूपकुंड किस पर्वत की तलहटी पे स्थित है, तो आप देख सकते हैं कि त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एक पॉइंट में ही आपके लिए 3-4 प्रश्नों के उत्तर तैयार करके आपको दिखा दिए हैं। अब हम देखें, यह जो झील है, ठीक है, यह लगभग आपके 500 फीट व्यास की, अगर व्यास इसका पूछा जाता है तो 500 फीट व्यास की और कटोरे के आकार का, अगर आकार रूपकुंड का पूछा जाए तो कटोरे के आकार की है। इस झील से रूप गंगा जलधारा निकलती है। अगर पूछा जाए कभी कि रूप गंगा जलधारा कहाँ से निकलती है, तो वो इसी झील से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि यहाँ 2.5 किलोमीटर की परिधि में आपकी क्या है, नरकंकाल फैला हुआ है। कितनी परिधि में? 2.5 किलोमीटर की परिधि में, जो अभी भी आश्चर्य बने हुए हैं। अब देखिए, आश्चर्य से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जो रूपकुंड है इसे रहस्यमयी कुंड भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्या मिले थे, नरकंकाल भी मिले थे। तो उसमें जब ये नरकंकाल मिले, तो आज की डेट में आपको पता ही है कि साइंस काफ़ी उन्नति कर चुका है। तो इस पे क्या हुआ, फिर रिसर्च हुई, ठीक है ना। जो रूपकुंड में जो कंकाल मिले उन पे रिसर्च हुई, और इसकी जो खोज की थी सर्वप्रथम, ये जो नरकंकाल हैं इनकी खोज सर्वप्रथम, अगर इनकी खोज पूछी जाए तो वो हुई थी आपके 1942 से 1943 में, ठीक है, 1942 से 1943 में। और अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा रूपकुंड के जो नरकंकाल है उनकी खोज किस विभाग के द्वारा की गई थी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों के ध्यान में ये चीज़ होती ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपके वन विभाग द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए कि स्वामी प्रवणानंद ने, ठीक है, स्वामी जो प्रवणानंद जी थे, इन्होंने 1956 से लेके 58 के दौरान इस रहस्य पर काफ़ी शोध किया था। अगर पूछा जाए कि रूपकुंड पर किसने शोध किया था और कब किया था, तो अगर किसने पूछा जाए तो आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रवणानंद ने किया था। और कब किया था, तो 1956 टू 1958 के दौरान। नेक्स्ट देखिए, जब ये नरकंकाल तंत्र जब मिले तो इनका क्या किया गया, डीएनए टेस्ट किया गया, ताकि पता चले कि ये हैं किसके, ठीक है। तो जब डीएनए टेस्ट हुआ तो इसके अनुसार ये हड्डियाँ कोंकण, ठीक है, कोंकण क्षेत्र के चित्तपावन ब्राह्मणों की निकली, ठीक है। जब पता चला डीएनए टेस्ट में, तो ये किनकी थी, ये हड्डियाँ थी,
ये हड्डियाँ थी आपके कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों की। तो ये रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था रूपकुंड, ठीक है, और इसकी जानकारी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप अच्छे से इसे पढ़ें और अपने नोट्स भी तैयार करें। नेक्स्ट जो है आपका चमोली में पर्यटक स्थल, वो है आपकी फूलों की घाटी। काफ़ी प्रसिद्ध है ये फूलों की घाटी और यहाँ से काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूलों की घाटी। देखिए, जो ये फूलों की घाटी है, यह ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से, ठीक है, गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल घंघरिया है, ठीक है, और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, असंख्य फूलों से सजी घाटी है, जिसे क्या कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो वो भी आपके चमोली में है। या फिर पूछेंगे कि फूलों की घाटी कौन से ज़िले में स्थित है, तो वो भी आपके चमोली में स्थित है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 2005, ठीक है, 2005 में इसे क्या किया गया था, विश्व धरोहर समिति द्वारा फूलों की घाटी को, ठीक है, किसके द्वारा, विश्व धरोहर समिति के द्वारा। और 2005 में फूलों की घाटी को विश्व की धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इससे कि फूलों की घाटी को कब विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2005 में। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि राज्य में सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, अगर उत्तराखंड राज्य की हम बात करते हैं तो राज्य में सर्वाधिक मात्रा में जो ब्रह्म कमल है, राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है, वो यहीं पाए जाते हैं, फूलों की घाटी में ही पाए जाते हैं आपके ब्रह्म कमल। और ये ब्रह्म कमल की यहाँ पे क्या है, 24 प्रजातियाँ भी हैं, ठीक है। ये जो पुष्प है ब्रह्म कमल, ये आपके जुलाई से सितंबर के समय में खिलते हैं, ठीक है। और ब्रह्म कमल को महाभारत में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न कि ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका सौगंधिक पुष्प, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब देखिए, जो राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अबवेलेटा है, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फूलों की घाटी में कि यहाँ पर लिंगा ताल व आछड़ी ताल भी स्थित हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि लिंगा ताल आछड़ी ताल कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंगा ताल आछड़ी ताल चमोली जिले के फूलों की घाटी में स्थित हैं। और यहाँ पर कस्तूरी मृगोवाला राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। इसकी खोज, जो ये फूलों की घाटी है, अगर इसकी खोज पूछी गई तो ये किया था आपके फ्रैंक स्मिथ ने, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने की थी फूलों की घाटी की खोज। तो ये पढ़ा था हमने फूलों की घाटी। अब एक देखिए, चिनाब घाटी भी स्थित है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। ये जो चिनाब घाटी है, यह फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी, ये आपके जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के पुष्प मिलते हैं। ये भी फूलों की ही एक घाटी है, और जैसे आपकी फूलों की घाटी है उसी तरीके की है, लेकिन वो जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो है आपकी चमोली में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चमोली के ही जोशीमठ में स्थित है, और यहाँ पे आपके 500 से अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं पुष्प के। और ये जो पुष्प हैं ये आपके यहाँ पे जून से अक्टूबर तक खिलते हैं। अब जो पर्यटक स्थल है चमोली का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये है आपका औली, ठीक है, सुना होगा आपने औली। जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर तथा रोपवे से आपके ये है 4.15 किलोमीटर की दूरी पर। अब जो ये रोपवे हुआ था स्टार्ट, ये हुआ था सबसे पहले 1993 में, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि औली का जो ये रोपवे है ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1993 में, ठीक है।
पर स्थित औली। यहाँ पे देखिए, गर्मियों में हरी भरी मखमली घास एवं शीतकाल में हिम क्रीड़ा तथा पर्यटक स्थल के रूप में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। देख सकते हैं आप औली के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो सरकार के द्वारा, देखिए सरकार द्वारा खिलाड़ियों व पर्यटकों हेतु, किसके खिलाड़ियों और पर्यटकों हेतु फाइबर ग्लास, ठीक है, किसके फाइबर ग्लास के छोटे घर, कितने 600 मीटर की चेयर राफ्टिंग है और 500 मीटर की स्की लिफ्ट है तथा स्नो बीटर्स बनाए गए हैं। क्योंकि पहले एक बार प्रश्न आया था एग्ज़ाम में कि कहाँ पर फाइबर ग्लास के छोटे घर दिखाई देते हैं, कौन सा ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पे आपको फाइबर ग्लास के छोटे घर देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चमोली में स्थित औली में है। ठीक है, अब देखिए जनवरी से मार्च तक यहाँ विविध साहसिक खेल आयोजित होते हैं। क्योंकि पूछा जाता है कि औली में कब आपके साहसिक खेल आयोजित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी से मार्च तक यहाँ पे विविध साहसिक खेल आयोजित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है कि 2540 से लेकर 3050 मीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगर पूछा गया कभी कि औली कितने क्षेत्रफल में कितने मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये 2540 मीटर से लेकर 3050 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, फैला है। स्कीइंग क्षेत्र, जो इसका स्कीइंग क्षेत्र है औली का, वो आपका 6 किलोमीटर लंबा तथा 2 किलोमीटर चौड़ा है। अगर कभी इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी गई तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब औली में क्या है कि संजीवनी शिखर पर एक प्राचीन हनुमान जी व अंजनी माता का मंदिर भी है। तो ये रहा औली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे नंदा देवी। नंदा देवी जोशीमठ के मलारी मार्ग पर लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर है। क्योंकि पूछा जाता है कि नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ऑप्शन दिया होगा चमोली के जोशीमठ और मलारी मार्ग पर। नेक्स्ट देखिए कि भारत सरकार ने नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को, ठीक है, भारतीय सरकार ने नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को राष्ट्रीय पार्क के रूप में 1982 में स्थापित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान ज़रूर दें। ठीक है, कब किया था इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित? 1982 में। अब क्या हुआ कि वर्ष 1988 में 1988 में इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया। अब इसका अगर क्षेत्रफल देखें आप नंदा देवी का, ठीक है, तो ये है 5860.69 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी, जो नंदा देवी है, ठीक है, ये सेंचुरी के पश्चिम में गौमुख तथा पूर्व में मिलम हिमानिया है। अगर इसके पूर्व पश्चिम में पूछे जाए तो आपके पश्चिम में गौमुख तथा इसके पूर्व में मिलम हिमानिया है। नेक्स्ट देखिए कि नंदा देवी शिखर, जो नंदा देवी का शिखर है, यह आपके 7817 मीटर ऊंचा है, जो कि रिजर्व का केंद्र बिंदु है। भारत का यह दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का अगर दूसरा सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो वो है आपका नंदा देवी पर्वत शिखर। अब जो नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ये है आपका त्रिशूल पर्वत। इसकी अगर ऊंचाई पूछे त्रिशूल पर्वत की, तो ये है आपके 7120 मीटर ऊंचा। यह पर्वत शिव धाम के रूप में प्रविष्ट है। ठीक है, फरवरी से जून तक यह, देखिए इसकी मुद्रा देखिए किस रूप में यह अपने रूप को बदलता है। देखिए फरवरी से अगर जून तक देखें तो यह गंभीर मुद्रा में, ठीक है, जो ये त्रिशूल पर्वत है, तो अगर इसे फरवरी से आप जून मंथ में देखते हैं तो ये अपनी गंभीर मुद्रा में होता है। और अगर जुलाई से अक्टूबर तक देखें तो ये मुस्कुराते हुए आपको प्रतीत होंगे। और नवंबर से लेकर फरवरी तक
यह एक कन्या के मुख की तरह दिखता है। कन्या के मुख मतलब किसी लड़की, छोटी जो लड़की के मुख के समान दिखता है आपके त्रिशूल पर्वत। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट है ये इस टॉपिक, और है भी ये चमोली का, और कहें तो भारत का एक अंतिम गांव में से इसे देखा जाता है। तो ये है आपका माणा, ठीक है, आपने सुना होगा माणा। तो चमोली का जो माणा गांव है यह भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांवों में से एक है, ठीक है। पुराणों में इसे, अगर पुराणों की बात करें तो माणा को मणिभद्रपुरी भी कहा गया है। यह बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, ठीक है, 4 किलोमीटर दूर। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर, ठीक है, जो माणा है यहाँ पर अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है। पूछा जा सकता है आपसे कि माणा गांव में कौन सी नदियों का संगम होता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए अलकनंदा एवं सरस्वती, जिसे आप क्या कहते हैं, केशव प्रयाग, जिसे केशव प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में मुचकुंद गुफा, देखिए मुचकुंद गुफा अगर कभी पूछा गया कि मुचकुंद गुफा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि चमोली में है और माणा गांव के ही पास है। मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा व भीम पुल मुख्य हैं, ठीक है। मान्यता है कि महर्षि व्यास, जो महर्षि व्यास जी थे, इन्होंने व्यास गुफा में बैठकर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, व्यास गुफा में बैठकर भागवत कथा को मौखिक तौर पर कहा था। मौखिक तौर पर मतलब बोल के इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भागवत कथा को कहा था, और वही भागवत कथा को गणेश जी ने गणेश गुफा में बैठकर लिखा था। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें कि बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति भी यहाँ है, साथ ही यहाँ घंटा कर्ण का मंदिर भी है। एक तो यहाँ पे बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति है और दूसरा यहाँ पे घंटा कर्ण का मंदिर भी है। अब देखिए नेक्स्ट कि वामन द्वादशी को, कब, वामन द्वादशी को यहाँ मेला लगता है। पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि वामन द्वादशी मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चमोली के आपके माणा गांव में लगता है। इस गांव से कुछ दूरी पर वसुंधरा प्रपात जैसा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। वसुंधरा प्रपात जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो उसी तरह का एक प्रपात पर्यटक स्थल भी माणा के पास आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए यह जो गांव है माणा, ये मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन, ठीक है, मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन अधिवास है। जैसा कि जब मैंने आपको मारछा जनजाति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करते हैं, अपने आवास को ग्रीष्मकाल में चेंज कर देते हैं। तो वही जो माणा गांव है ये मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन आवास है। आलू व काफर, पूछा जा सकता है कि आलू व काफर कहाँ की मुख्य फसल है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि चमोली के माणा की यह मुख्य फसल है। यहाँ पर लगभग देखिए जो माणा है, पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का यह अंतिम गांव में से एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग 250 परिवार, 250 परिवार आवासित हैं। वो लगभग अगर जनसंख्या देखी जाए तो 1500 के आसपास है, ठीक है। यहाँ सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल, जिसे भीम पुल भी कहते हैं, ठीक है, विश्व में अद्वितीय है, ठीक है। सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल, जिसे कि क्या कहते हैं हम, भीष्म पुल भी कहते हैं, तो विश्व में ये भी क्या है, अद्वितीय है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको चमोली ज़िले के बारे में। काफ़ी लंबा ये चला क्योंकि बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने चमोली डिस्ट्रिक्ट को आपके लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप पे भी बर्डन ना पड़े, ठीक है ना, और मैं भी आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। और धीरे धीरे आप भी अपने नोट्स ऐसे ही तैयार करें। उम्मीद है आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बुकों से ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और खूब सारी तैयारियां कीजिएगा। बाय।